नमस्कार। हम साझेदार के अवकाश ग्रहण करने वाले अध्याय में से अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान की विधियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने एकमुश्त भुगतान विधि, साझेदार की पूंजी खाते के शेष को ऋण खाते में स्थानांतरण द्वारा विधि, किस्तों में भुगतान विधि और वार्षिक विधि का अध्ययन कर लिया है। तो उसके लिए आप मेरे जो पिछले वीडियो है वो ज़रूर देखें। और आज हम इसके किस्तों में भुगतान विधि और वार्षिक विधि के कुछ प्रश्न देखते हैं। तो चलिए, स्क्रीन पर आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि मोहन, मनोज, मनीष एक फर्म में साझेदार है जो लाभ हानि को 3:2:1 के अनुपात में विभाजित करते हैं। साझेदार संलेख में ये व्यवस्था है कि किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने पर उसे दी जाने वाली राशि का भुगतान वार्षिकी द्वारा किया जाएगा। यानी जो साझेदार अवकाश ग्रहण करता है उसको जो भुगतान किया जाएगा वो वार्षिकी द्वारा किया जाएगा, यानी वार्षिकी विधि इसमें लागू होती है। 31 मार्च 2018 को मोहन फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। उसके हिस्से की राशि का निर्धारण 50,000 रुपये किया गया। संलेख के अनुसार अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को देय राशि का भुगतान 10,000 रुपये के वार्षिकी के रूप में प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल को किया जाएगा। देखिए, मोहन 31 मार्च 2008 को रिटायर होता है, अवकाश ग्रहण करता है और उसको जो देय राशि होती है वो 50,000 रुपये होती है। और संलेख में ये व्यवस्था है कि अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को 10,000 रुपये की वार्षिकी का भुगतान प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल को किया जाएगा। यानी जो मोहन को पहली वार्षिकी मिलेगी वो 31 मार्च के अगले दिन 1 अप्रैल को पहली वार्षिकी मिलेगी, 1 अप्रैल 2008 को। ठीक है, आगे देखिए। 4 अप्रैल 2010 को मोहन की मृत्यु हो गई। यह मानते हुए कि अदद शेष पर 10% वार्षिक दर से ब्याज दिया जाता है, वार्षिकी उचनती खाता बनाइए। देखिए, सबसे पहले कि इसमें मोहन अवकाश ग्रहण कर रहा है, मोहन को जो देय राशि है वो 50,000 रुपये है तथा मोहन को जो वार्षिकी दी जाएगी वो 10,000 रुपये वार्षिकी दी जाएगी, जो 1 अप्रैल को दी जाएगी हर साल। ठीक है, और उस वार्षिकी पर 10% की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा। चलिए देखिए, इसमें उचनती खाता किस प्रकार से बनेगा। देखिए, मोहन, मनोज और मनीष 3:2:1 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार थे। मोहन अवकाश ग्रहण करता है और मोहन को जो देय राशि थी वो 50,000 रुपये थे। तो एन्युटी सस्पेंस अकाउंट में सबसे पहले हम 31/3/8 को बाय मोहन्स कैपिटल 50,000 रुपये की एंट्री कर देते हैं। और जो वार्षिकी का भुगतान किया जाना है वो 1 अप्रैल को किया जाना है, यानी 31 मार्च के अगले दिन, एक माह है। तो 31/3/2008 को हम इस खाते को बंद करते हैं, टू बैलेंस शीट डी, और जोड़ लगा के 50,000 रुपये कर देते हैं। फिर 1/4/2008 को बाय बैलेंस बी डी है, वो 50,000 रुपये हम बैलेंस आगे ले आते हैं। और 1 अप्रैल 2008 को हम 10,000 रुपये की वार्षिकी का भुगतान कर देते हैं। देखिए, अब ब्याज की जो गणना हम कर रहे हैं उसमें विशेष ध्यान रखने वाली बात है कि जो 1/4/8 को बैलेंस है वो 50,000 रुपये है, जिसमें से 1/4/8 को ही 10,000 रुपये वार्षिकी का भुगतान कर दिया गया। अब साल के अंत में जो हमारे पास बैलेंस बचा है वो बचा 40,000। क्यों? ब्याज दिया जाता है वो अंतिम शेष पर दिया जाता है और हमारे पास अंतिम शेष बचता है 40,000 रुपये। 50,000 रुपये 1/4/2008 को बैलेंस है और 1/4/2008 को ही हमने 10,000 रुपये का वार्षिक का भुगतान कर दिया। तो 31 मार्च 2009 को हमारे पास बैलेंस है 40,000 रुपये। 40,000 का 10% ब्याज हमने लगाया तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 रुपये। ठीक है, समझ में आया होगा। अब हमने इसका बैलेंस निकाल दिया 31/3/2009 को टू बैलेंस सी डी, और इस बैलेंस को 1/4/2009 को हम आगे ले आएंगे बाई बैलेंस बी डी 44,000 रुपये। ठीक है, अब 1/4/9 को हम फिर वार्षिकी का भुगतान करेंगे। तो 1/4/9 को डेबिट साइड में देखिए, टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये कर दी वार्षिकी का भुगतान। अब 44,000 रुपये वो साल के शुरू का बैलेंस है, जिसमें से 10,000 रुपये हमने क्या कर दिया, वार्षिकी का भुगतान कर दिया। अब हमारे पास बैलेंस बचा है 34,000 रुपये। कितना? 34,000 रुपये। तो 34,000 रुपये का जब हम साल के अंत में 31/3/2010 को इंटरेस्ट लगाएंगे तो 34,000 का इंटरेस्ट हो गया 3400 रुपये। बाई क्रेडिट साइड में देखिए, बाई इंटरेस्ट अकाउंट 3400 रुपये। ठीक है, फिर हमने इसका बैलेंस निकाल दिया, टू बैलेंस सी डी 31/3/10 को डेबिट साइड में 37,400 रुपये। फिर इस बैलेंस को हम 1/4/2010 को आगे ले बाई बैलेंस बी डी 37,400 रुपये। और 1/4/2010 को हमने वार्षिकी का भुगतान किया, डेबिट साइड में देखिए 1/4/2010 को टू बैंक अकाउंट 10,000 रुपये। और प्रश्न में कहा गया है कि 4 अप्रैल को मोहन की मृत्यु हो गई। 4 अप्रैल को मोहन की मृत्यु हो गई। तो अब इस खाते का जो बचा हुआ शेष है वो
मनोज और मनीष अपने लाभ विभाजन अनुपात में बांट लेंगे। अब इनका अनुपात क्या था, 3:2:1। तो मोहन के जाने के बाद में मनोज और मनीष का जो अनुपात बचता है वो बचता है 2:1। ठीक है। अब बाई बैलेंस बीडी में हमारा बैलेंस है 37,400 रुपये और 10,000 रुपये का हमने चुका दिया वार्षिकी। तो हमारा बैलेंस कितना बचा, 27,400 रुपये। 27,400 को हम मनोज और मनीष में 2:1 में बांटते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मनोज कैपिटल, मनीष कैपिटल, और 27,400 को 2:1 में बांटने पर मनोज के आते हैं 18,267 रुपये और मनीष के आते हैं 9,133 रुपये। देखिए ये सवाल देखने में एकदम सिंपल सा था, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जो वार्षिकी का भुगतान किया जाता है वो साल की पहली तारीख को किया जाता है। तो ब्याज की गणना जब हम करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि ब्याज की गणना साल के जो अंतिम शेष है उस पर ब्याज की गणना की जाएगी। तो वार्षिकी है वो 1 तारीख को ही चुका दी जाती है। तो वार्षिकी घटाने के बाद में जो अंतिम शेष बचेगा उस अंतिम शेष पर हम ब्याज की गणना करेंगे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है, ए, बी और सी एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2014 को ए अवकाश ग्रहण करता है। अवकाश ग्रहण की तिथि पर फर्म ने उसे कुल 80,000 रुपये देने हैं। उसे यह राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में देने का समझौता किया गया। निम्न दशाओं में ए का ऋण खाता बनाइए। देखिए सबसे पहली बात कि ए कब रिटायर होता है, 1 जनवरी 2014 को, और उसको देय राशि कितनी है, 80,000 रुपये। उसके बाद वाली देखिए लाइन ध्यान से पढ़िए कि यह राशि प्रत्येक वर्ष के अंत में किस्तों में देने का समझौता हुआ। ऊपर जो हमें प्रश्न किया वार्षिकी विधि वाला जिसमें मोहन को हम भुगतान करे थे, उस प्रश्न में कहा गया था कि प्रत्येक वार्षिकी का भुगतान 1 अप्रैल को यानी साल की पहली तारीख को किया जाएगा। तो हमें ब्याज की गणना करने में बहुत सावधानी रखनी होगी। लेकिन इस प्रश्न में साधारणतः सीधी बात कही गई है कि प्रत्येक किस्त का भुगतान वर्ष के अंत में किया जाता है। तो इसमें हमें कोई विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं है। तो हम जो किस्त का भुगतान करेंगे वो 31 दिसंबर को करेंगे। देखिए निम्न दशाओं में ए का ऋण खाता बनाइए। 10% वार्षिक ब्याज सहित 4 वार्षिक किस्तें, और दूसरा बिंदु दे रखा है पहले 3 वर्षों तक 25,000 रुपये प्रति वर्ष, जिसमें अदद शेषों पर 10% वार्षिक ब्याज शामिल है तथा शेष राशि चौथे वर्ष में ब्याज सहित। देखिए भाई पहला जो बिंदु है कि 10% वार्षिक ब्याज सहित 4 वार्षिक किस्तें, तो 80,000 रुपये की 4 वार्षिक किस्तें करते हैं तो 20,000 रुपये की एक वार्षिक किस्त होती है। तो पहली स्थिति में जो ए का ऋण खाता बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, चलिए देखते हैं। देखिए पहली स्थिति में यह कहा गया है कि जो ए है उसको 80,000 रुपये 4 समान वार्षिक किस्तों में हमें भुगतान करनी है, और जो ब्याज की दर है वो 10% है। तो हम ए का जब ऋण खाता बनाएंगे तो सबसे पहले जो 1/1/14 को क्रेडिट साइड में बाई एज कैपिटल अकाउंट हम लिखेंगे 80,000 रुपये। क्यों? क्योंकि उसकी पूंजी खाते का शेष है वो 80,000 रुपये। अब जो किस्त का भुगतान किया जाना है वो साल के अंत में किया जाना है। तो सबसे पहले इस पर ब्याज लगा देते हैं। तो क्रेडिट साइड में 31/12/2014 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 8,000 रुपये, और 31/12/14 को डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 28,000 रुपये। देखिए कि 80,000 रुपये को 4 समान वार्षिक किस्तों में जब बांटते हैं तो 20,000 रुपये की एक वार्षिक किस्त होती है। और किस्त भुगतान पद्धति में जब भुगतान किया जाता है तो किस्त की राशि प्लस ब्याज जोड़कर भुगतान किया जाता है। तो 20,000 रुपये किस्त की राशि हो गई, 8,000 रुपये इंटरेस्ट का हो गया, 28,000 रुपये का हमने भुगतान कर दिया टू बैंक अकाउंट, और 31/12/14 को डेबिट साइड में टू बैलेंस सीडी निकाल दिया 60,000 रुपये। ठीक है। अब टू बैलेंस है वो 1/1/2015 को आगे ले तो बाई बैलेंस बीडी हो गया 60,000 रुपये। अब इस पर ब्याज लगाएंगे 31/12/15 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट साइड में 6,000 रुपये। अब किस्त का भुगतान करेंगे वो 31/12/15 को करेंगे डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये किस्त, 6,000 रुपये इंटरेस्ट, 26,000 रुपये का हमने भुगतान कर दिया और बैलेंस निकाल दिया 31/12/15 को टू बैलेंस सीडी 40,000 रुपये। अब 1/1/16 को फिर ये बैलेंस आगे ले आएंगे हम बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड में 40,000 रुपये, 31/12/16 को इंटरेस्ट लगा देंगे बाई इंटरेस्ट अकाउंट 4,000 रुपये, 40,000 रुपये का 10% 4,000 रुपये। और अब किस्त का भुगतान करेंगे तो 31/12/16 को टू बैंक अकाउंट 20,000 रुपये की किस्त, 4,000 रुपये का क्रेडिट साइड का जो इंटरेस्ट है वो जोड़कर 24,000 रुपये का हमने ए को भुगतान कर दिया।
टू बैलेंस CD जो 31/12/16 को बैलेंस बचा 20,000 रुपये वो लिख दिया। अब इस बैलेंस को क्रेडिट साइड में 1/1/17 को फिर आगे ले आएंगे, बाई बैलेंस BD 20,000 रुपये। इस 20,000 रुपये का 10% इंटरेस्ट हो गया 31/12/17 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2,000 रुपये। और जब भुगतान करेंगे तो ये चौथी किस्त है तो इसमें पूरा पूरा भुगतान कर देंगे 31/12/17 को टू बैंक अकाउंट 22,000 रुपये, 20,000 रुपये किस्त, 2,000 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किस्त भुगतान पद्धति के तहत अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदारों को भुगतान करते हैं और ऋण खाता बनाते हैं। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब किस्त भुगतान पद्धति में अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान करते हैं तो किस्त में ब्याज की राशि को जोड़कर भुगतान किया जाता है, लेकिन वार्षिक विधि में जब अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को भुगतान किया जाता है तो ब्याज की सिर्फ गणना की जाती है, भुगतान सिर्फ वार्षिक की राशि का किया जाता है। तो चलिए इसका दूसरा बिंदु और देखते हैं। देखिए इसका दूसरा बिंदु है कि पहले 3 वर्षों तक 25,000 रुपये प्रति वर्ष जिसमें अदत्त शेषों पर 10% वार्षिक ब्याज शामिल है तथा शेष राशि चौथे वर्ष में ब्याज सहित भुगतान करनी। देखिए यानी जो पहले 3 वर्ष तक हमें 25,000 रुपये का भुगतान करना है उसमें ब्याज की राशि शामिल है, यानी हमें जो टू बैंक करना है एक ही ऋण खाते में उसमें 25,000 रुपये ही करेंगे। जो ब्याज की गणना हम करेंगे उसको नहीं जोड़ेंगे। जो 3 वर्षों में ब्याज की गणना होगी उस ब्याज को हम चौथे वर्ष में जो भी राशि बनती है उसका भुगतान कर देंगे। देखिए चलिए इसका आंसर किस प्रकार से होगा। देखिए दूसरी स्थिति में कहा गया है कि ए को है वो 25,000 रुपये की 3 वार्षिक किस्तें देनी है जिसमें अदत्त शेषों पर ब्याज शामिल है और चौथी जो किस्त है उसमें ब्याज सहित भुगतान करना है। तो देखिए ऐसी स्थिति में ए का जो ऋण खाता है वो किस प्रकार से बनेगा। सबसे पहले ए के ऋण खाते में क्रेडिट साइड में 1/1/14 को जो पूंजी खाते का शेष है वो लिखेंगे बाई एज कैपिटल अकाउंट 80,000 रुपये। फिर इस 80,000 रुपये पर 31/12/14 को साल के अंत में हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10% की दर से, तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 8,000 रुपये। अब हमें किस्त भुगतान करनी है 25,000 रुपये की 3 किस्त भुगतान करनी है जिसमें अदत्त शेषों पर ब्याज शामिल है। तो हमें बिना ब्याज जोड़े 25,000 रुपये का भुगतान करना है। तो 31/12/14 को टू साइड में डेबिट साइड में देखिए टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये और फिर हमने शेष निकाल दिया 31/12/14 को टू बैलेंस CD 63,000 रुपये। ठीक है, फिर ये बैलेंस हम 1/1/15 को क्रेडिट साइड में आगे ले आए बाई बैलेंस BD 63,000 रुपये। इस 63,000 रुपये पर 10% की दर से जब हम इंटरेस्ट लगाएंगे साल के अंत में 31/12/15 को तो बाई इंटरेस्ट अकाउंट 6,300 रुपये और किस्त का भुगतान करेंगे तो डेबिट साइड में 31/12/15 को टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये और बैलेंस निकाल देंगे 31/12/15 को टू बैलेंस CD है वो आ जाएगा 44,300 रुपये। फिर इस बैलेंस को हम आगे लेके आएंगे 1/1/16 को तो बाई बैलेंस BD 44,300 रुपये। फिर इस पे हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10% की दर से 31/12/16 बाई इंटरेस्ट अकाउंट 44,30 रुपये, 44,300 का 10% 4430 रुपये और किस्त का भुगतान करेंगे 31/12/16 को टू बैंक अकाउंट 25,000 रुपये और हमारा जो बैलेंस बच गया वो 31/12/16 को डेबिट साइड में टू बैलेंस CD 23,730 रुपये बच गया। अब 3 किस्तों का 25,000 का भुगतान हो चुका है। चौथी किस्त में जो भी ब्याज सहित राशि होगी उसका हम भुगतान कर देंगे। तो 1/1/17 को हम बैलेंस आगे लिए बाई बैलेंस BD 23,730 रुपये। इस पर हमने इंटरेस्ट लगा दिया 31/12/17 को बाई इंटरेस्ट अकाउंट 2373 रुपये और जोड़कर ब्याज सहित हमने भुगतान किया। तो 31/12/17 को टू बैंक अकाउंट 26,103 रुपये का हमने भुगतान कर दिया और ये खाता बंद हो जाएगा, एक ऋण खाता। तो इस प्रकार से हमने वार्षिकी विधि के तहत और किस्त भुगतान पद्धति के तहत सवाल देखे कि किस प्रकार से हमें भुगतान करने के लिए खाते बनाने होते हैं, किस प्रकार से हम भुगतान करते हैं। एक चीज़ हमने बात की कि किस्त भुगतान पद्धति में हम जो किस्त की राशि चुकाते हैं तो उसमें ब्याज जोड़ कर चुकाते हैं, लेकिन जो इसका दूसरा बिंदु है सवाल का उसमें कहा गया है कि जो 25,000 रुपये की 3 किस्तें हैं जिसमें अदत्त शेषों पर ब्याज शामिल है तो हमने सिर्फ 25,000 रुपये की किस्त का भुगतान किया है। चौथी जो किस्त है उसमें ब्याज सहित पूरी की पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये जानकारी इस प्रश्न है वो आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का प्रश्न सवाल पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो आप अपने साथियों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो। धन्यवाद।